हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर आंसर राइटिंग सेशन फॉर ज्योग्राफी, जिसमें हम क्वेश्चंस जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी टॉपिक से, उनके आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने ज्योग्राफी के लिए पहला लेक्चर शुरू किया है, हम हिस्ट्री के लिए और करंट अफेयर्स के लिए भी करेंगे। मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है मेंस और प्रीलिम्स की, उसके साथ साथ में हम हर सीरीज के लिए आंसर राइटिंग सेशंस भी जो हैं उसकी भी सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि ज्योग्राफी में हमारा फ्लूवियल लैंडफॉर्म यानी कि रिवर से बनने वाले जो लैंडफॉर्म है वो हमने लास्ट कवर किया था, तो उसी से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आज पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि रिवर लैंडफॉर्म्स आर प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन अ फ्लूवियल इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन डिस्कस। इसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। इसका मतलब है कि रिवर लैंडफॉर्म एक सिंगल प्रोसेस से नहीं बनती। रिवर जब कंटिन्यूअसली इरोड करती है, सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करती है और जहाँ एनर्जी कम पड़ती है वहाँ डिपॉजिट करती है, तब डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो हैं डेवलप होते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है और इसी को जो है हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना? इसी को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर आर डायनेमिक जियोमॉर्फिक एजेंट। है ना, रिवर जो है वो डायनेमिक जियोमॉर्फिक एजेंट है ना, whose landforms emerge from continuous adjustment between erosion, sediments, transportation and deposition. है ना, their relative dominance varies with discharge velocity, channel gradient, sediment load, lithology and base level, producing a distinct landform assemblage along the river course. ठीक है, along the river course। ठीक है, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो रिवर लैंडफॉर्म जो होते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन फ्लूवियल इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि रिवर का काम सिर्फ मिट्टी काटना नहीं है। रिवर जो है मेजरली 3 काम करती है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन। इरोजन में रिवर जो है रिवर बेड से सेडिमेंट्स को तोड़ती है, पत्थरों को ब्रेक करती है, कट करती है और मूव करती है। ट्रांसपोर्टेशन में वो मटेरियल दूर कहीं कैरी करती है और डिपोजिशन में जब रिवर की एनर्जी खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको जो है जमा कर देती है ना। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तीनों प्रोसेस अलग अलग बॉक्सेस में नहीं होते। रिवर के डिफरेंट पार्ट्स में ये साइमल्टेनियसली और कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसी इंटरेक्शन से वैली, गॉर्जेस, मियांडर्स, फ्लड प्लेन्स, लेवीज, डेल्टास वगैरह जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब पहले बोला है कि रिवर आर डायनेमिक जियोमॉर्फिक एजेंट। रिवर को डायनेमिक जियोमॉर्फिक एजेंट कहा गया है। डायनेमिक का मतलब ऐसी चीज जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। रिवर का चैनल फिक्स्ड नहीं होता, डिस्चार्ज बदलता है, सेडिमेंट लोड बदलता है, स्लोप बदलता है, तो रिवर अपना चैनल भी एडजस्ट करती है। एग्जाम्पल, मानसून में जो गंगा का डिस्चार्ज है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी होगी, है ना। लेकिन जब रिवर का स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज होता है तो एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। कम एनर्जी होगी तो कम कैरिंग कैपेसिटी होगी, कम और ज़्यादा डिपोजिशन करेगी। इसलिए रिवर के सोर्स से माउथ तक लैंडफॉर्म कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो डायनामिक जियोमॉर्फिक एजेंट का मतलब ये है। ठीक है, अब जो है हम आंसर पे आते हैं। पहला है हमारा कीवर्ड विच इज वर्टिकल इरोजन। ये क्या है? रिवर जब मेनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेड को कट करती है तो उसको वर्टिकल इरोजन कहते हैं। कहाँ डोमिनेंट होता है? जनरली ये अपर कोर्स में डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि अपर कोर्स में स्टीप ग्रेडियंट होता है, बिल्कुल ऐसे स्टीप ग्रेडियंट होता है ना। तो हाई वेलोसिटी होती है, हाई वेलोसिटी होती है रिवर में, तो हाई इरोसिव पावर होती है। इसलिए रिवर वैली को साइड से ज्यादा नीचे कट करती है, मतलब डेप्थ ज्यादा बढ़ती है। साइड में इतना कट नहीं कर रही है लेकिन नीचे ज्यादा कट कर रही है। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। रिजल्ट होता है डीप और नैरो वैलीज बनती हैं, वी शेप्ड वैलीज मिलती है हमको। हिमालयन गॉर्जेस जो है इसका एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, वी शेप्ड वैलीज हुआ, वी शेप्ड वैलीज बनाती है ना। वर्टिकल इरोजन का डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो वी शेप्ड वैलीज होती है। रिवर नीचे की तरफ बेड को कट करती है और साथ में वेदरिंग और मास वेस्टिंग वैली जो है वैली साइड्स को भी मॉडिफाई करता है। रिजल्ट होता है कि नैरो वैली बनती है, स्टीप साइड्स बनती है, तो एक वी शेप्ड टाइप वैली हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। हिमालयन रीजन में यूथफुल रिवर्स के वैली इसका एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिलती है। सो रिमेंबर, वर्टिकल इरोजन जो है वो वैली को और डीपन करता है और वी शेप्ड वैली जो है हमको देखने को मिलती है। तो 2 कीवर्ड हो गए हमारे। हाइड्रोलिक एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये रिवर इरोजन का एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। फ्लोइंग वाटर का डायरेक्ट प्रेशर जो है वो रॉक और बैंक पर पड़ता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर क्रैक्स और जॉइंट्स में एंटर कर सकती है और प्रेशर के थ्रू रॉक मटेरियल जो है वो लूजन हो जाता है। इसलिए वाटर फोर्स जितना ज्यादा होगा तो रॉक वेदरिंग ज्यादा होगी, रॉक वेदरिंग ज्यादा होगी तो इरोजन में और हेल्प मिलेगी। तो हिमालयन रिवर्स में हाई डिस्चार्ज के टाइम हाइड्रोलिक एक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर बैंक या बेड इरोजन करती है, हिमालयन रिवर्स में कॉमन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है एब्रेजन की बात करते हैं। इसको कोरेजन भी कहा जाता है। रिवर के अंदर ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेड जो सेडिमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे सैंड, पेबल्स, ग्रेवल्स, बोल्डर्स वगैरह, और ये मूविंग पार्टिकल्स रिवर बेड और बैंक्स को स्क्रैप करते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं। मतलब रिवर खुद के पास जो है कैरिड मटेरियल को एक कटिंग टूल की तरह यूज़ करती है ना? सेडिमेंट टूल्स जो होंगे तो वो बेड स्क्रैपिंग करेंगे, है ना? चैनल को इरोड करेंगे, तो ये हमको देखने को मिलता है व्हिच इज़ एब्रेजन। सेडिमेंट एक्ट्स एज़ अ टूल। चैनल्स कोर्सिंग करते हैं, बेड रॉक चैनल जो है ये बनाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो अब रिवर ने मटेरियल इरोड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये मटेरियल जाएगा कहाँ? रिवर उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, राइट? तो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट के मेजर मोड्स होते हैं ट्रैक्शन, सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। ये सब क्या चीज़ें होती है? ट्रैक्शन, सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। क्या होता है ये? है ना? लार्ज पार्टिकल्स जब रोल करते हैं तो उसको ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्टेशन में पार्टिकल जो है वो बाउंस करते रहते हैं, सॉल्टेशन बोलते हैं। सस्पेंशन में फाइन पार्टिकल्स जो है वो पानी में सस्पेंडेड रहते हैं, दैट इज सस्पेंशन। और सोल्यूशन में जो है वो डिजॉल्व मटेरियल डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन रिवर के इरोजन और डिपोजिशन के बीच का एक लिंक देखने को मिलता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो इरोडेड मटेरियल वहीं एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना? सेडिमेंट मूवमेंट इसमें देखने को मिलती है, गंगा सिस्टम में वी कैन सी दिस। ठीक है, फिर लैटरल इरोजन आता है ना? अब रिवर डाउनस्ट्रीम जाती है और जनरली ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ होता है। अपर कोर्स में वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है, लैटरल इरोजन कम होता है। लेकिन जब मिडल कोर्स में रिवर आती है, तो लैटरल इरोजन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब साइड बाय साइड कट कर रही है, अब डीप इतना कट नहीं कर रही है, साइड में कट करने लग गई है ना? रिवर जो है वैली को सिर्फ नीचे नहीं काट रही है, बल्कि साइडवेज़ वाइडन भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लैटरल इरोजन देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग डाउनस्ट्रीम वैली वाइडनिंग का काम कर, मतलब चौड़ा कर देती है वैली को। ठीक है, मेandering रिवर्स ये काम करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेंडर। ये क्या होता है ना? ये क्वेश्चन का बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज़ एक ही लैंडफॉर्म में इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन होता है मेंडर में। इसलिए इसका जो ये पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। मेandering रिवर में बेंड्स होते हैं। आउटर आउटर साइड में बेंड होता है, इनर साइड में बेंड होता है ना, तो दोनों साइड में बेंड देखने को मिलता है हमको, है ना? आउटर साइड में जो रिवर है वो कटिंग करती है, यानी इरोजन करती है। और इनर साइड में जो रिवर है, जैसे कि ये इनर साइड हो गया, ये आउटर साइड हो गया और ये इनर साइड हो गया। तो इनर साइड पे डिपोजिशन करती है, आउटर साइड पे जो है कटिंग करती है, इरोजन करती है, ये हमको देखने को मिलता है ना? अंदर की साइड जो वेलोसिटी कम होती है, बाहर की साइड वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो कटिंग करती है ना? ये हमको देखने को मिलता है। और रिवर सेडिमेंट्स को कंटिन्यूअसली जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करती रहती है। इसलिए मेंडर प्रोवाइड्स दैट रिवर लैंडफॉर्म्स आर प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन, नॉट जस्ट वन आइसोलेटेड प्रोसेस। तो इसमें देखने को मिलता है कि मेंडरिंग में तो तीनों प्रोसेस साथ में ही हो रही हैं। ठीक है, फिर हम फ्लड प्लेन पे आते हैं। ये क्या चीज़ होती है? फ्लड प्लेन समझना बहुत ईज़ी है। जब रिवर फ्लड के टाइम अपने चैनल से बाहर निकलती है, तो वाटर सराउंडिंग लो लाइंग एरियाज़ में स्प्रेड हो जाते हैं। वाटर की वेलोसिटी सडनली रिड्यूस हो जाती है ना? रिपीटेड फ्लडिंग के थ्रू लेयर्स ऑफ एलुवियम डिपॉज़िट होती रहती है वहाँ पे, है ना? और लॉन्ग टर्म में रिपीटेड फ्लडिंग होती रहती है, तो ओवर बैंक डिपोज़िशन होता है। इससे जो है हमारे फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। इसलिए फ्लड प्लेन्स बेसिकली रिवर की डिपोज़िशनल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो फ्लड प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं और यहाँ पे जो है खेती-वेती बहुत अच्छी होती है। मोस्टली पॉपुलेशन जो है फ्लड प्लेन्स के पास ही रहती है। ठीक है, नेचुरल लेवीज़ क्या होते हैं? फ्लड के टाइम रिवर बैंक्स के पास में वाटर की वेलोसिटी सडनली रिड्यूस होती है ना? सबसे रिलेट क्या बोला मैंने? फ्लड के टाइम पे रिवर बैंक के पास में वाटर की वेलोसिटी सडनली रिड्यूस होती है। सबसे रिलेटिवली कोर्सर यानी कि हेवी जो सेडिमेंट्स होते हैं वो पहले डिपॉज़िट होते हैं। जनरली चैनल के मार्जिन्स पे जो है डिपॉज़िट होते हैं, और रिपीटेड फ्लडिंग से बैंक के अलोंग एक रेज़्ड डिपोज़िशनल फीचर बन जाता है पैरेलल टू द रिवर, है ना? इन्हें हम नेचुरल लेवीज़ कहते हैं। ये एक डिपोज़िशनल वो लैंडफ़ॉर्म है, सेम एज़ नॉट सेम बट फ्लड प्लेन्स की तरह डिपोजिशनल है। फ्लड प्लेन्स तो प्लेन बनाती हैं, ये जो है सेडिमेंट्स इकट्ठा होके एक ऐसे पैरेलल सा रिज सा बना लेते हैं। ठीक है, देन वी हैव डेल्टा। अब रिवर अपने माउथ के पास पहुँचती है, यहाँ रिवर सी और लेक में एंटर करती है। रिवर का वेलोसिटी और ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो है वो शार्पली कम हो जाता है ना? इसका रिज़ल्ट होता है कि सेडिमेंट डिपोज़िशन देखने को मिलता है हमको यहाँ पे। अगर सेडिमेंट सप्लाई सफिशिएंट हो और मरीन प्रोसेसेस डिपोज़िशन को कंप्लीटली रिमूव ना करें, तो डेल्टा जो है वो डेवलप होता है। ये हमको देखने को मिलता है। वी हैव गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यहाँ रिवर का सेडिमेंट लोड जो है वो देखने को मिलता है। लो ग्रेडिएंट एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, और कोस्टल प्रोसेस मिलकर जो है ह्यूज डिपोजिशनल लैंडस्केप जो है वो क्रिएट कर सकती है। ठीक है, ये हमने समझा, है ना? अब क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
है ना? क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि रिवर कौन-सी लैंडफ़ॉर्म बनाती है। क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा है कि इरोजन प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस डिपोज़िशन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इसको एक सिंपल चेन से समझो। रिवर के पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो एनर्जी से इरोजन करती है। इरोडेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ एनर्जी और उसको कैरिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, ये कम होती है। मतलब जैसे-जैसे सेडिमेंट्स बढ़ते हैं तो कैरिंग कैपेसिटी कम होती है ना? तो डिपोज़िशन करने लगती है। रिपीटेड प्रोसेस होता है तो एक लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। और यही एंटायर आंसर का बैकबोन हमको देखने को मिलता है, ठीक है? प्रोसेस साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती है, इसका मतलब क्या है? ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ एक मियांडरिंग रिवर है, हमने देखा ना मियांडरिंग रिवर इरोजन, डिपोज़िशन, सेडिमेंटेशन तीनों चीज़ें साथ में करती है, तो साइमल्टेनियसली करती है, वही है ये, है ना? ग्रेडेड रिवर क्या होता है? आंसर में ये कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिटली जो है इम्पोर्टेंट है। रिवर इवेंचुअली अपने चैनल को ऐसे एडजस्ट करने की टेंडेंसी रखती है कि इरोजन और डिपोज़िशन के बीच एक डायनामिक बैलेंस जो है वो डेवलप हो। इसे ग्रेडेड रिवर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ग्रेडेड रिवर का मतलब ये नहीं है कि रिवर में इरोजन बल्कि नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल, है ना? होता ज़रूर है, लेकिन ये है कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोज़िशन रिलेटिवली बैलेंस्ड मैनर में ऑपरेट करते हैं। और रिवर अपनी अवेलेबल एनर्जी और सेडिमेंट लोड के अकॉर्डिंग जो है वो चैनल को एडजस्ट करती है, इसको बोलते हैं ग्रेडेड रिवर, ठीक है? रिजुविनेशन का क्या कनेक्शन है? अब अगर बेस लेवल सडनली कम हो जाएगा, है ना? और या फिर टेक्टोनिक अपलिफ्ट हो जाए, मतलब क्या तो बेस लेवल कम हो जाए रिवर का, या फिर लैंड लेवल बढ़ जाए, है ना? तो रिवर की इरोसिव पावर जो है वो इंक्रीज हो सकती है। रिवर फिर से वर्टिकल इरोजन करेगी, है ना? वापस से वर्टिकल इरोजन कर सकती है, इसको रिवर रिजुविनेशन कहते हैं, है ना? इससे निक पॉइंट, रिवर टेरेसेस, इनसाइड मेंडर्स वगैरह जैसे फीचर्स बनते हैं। यानी रिवर लैंडफॉर्म को समझने के लिए सिर्फ प्रेजेंट डे इरोजन या डिपोजिशन नहीं, बल्कि चेंजेस इन बेस लेवल और टेक्टोनिक्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? ये हमने देखा। चलिए, हाँ, है ना? अब इसमें क्लाइमेट का रोल भी होता है। क्लाइमेट रिवर के डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है ना? जैसे हायर डिस्चार्ज हुआ तो ग्रेटर स्ट्रीम पावर देखने को मिलती है ना? हायर रेनफॉल हुई तो ज़्यादा पावर रहेगी, ज़्यादा पानी आएगा। कम रेनफॉल हुई तो कम पानी होगा, है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होंगे, ज़्यादा डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो क्लाइमेट भी जो है ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ना? ठीक है? तो फाइनली हम क्या समझे कि व्हाई आर रिवर लैंडफॉर्म्स प्रोडक्ट ऑफ कंटीन्यूअस इंटरेक्शन, है ना? हमारे माइंड में ये ऑटोमैटिकली आना चाहिए। इरोजन क्रिएट सेडिमेंट्स, अब वो जो सेडिमेंट क्रिएट हो गए उनको ट्रांसपोर्ट करना है, कम एनर्जी होती है सेडिमेंट्स की वजह से, तो वो डिपोजिशन करती है, और डिपोजिशन एंड इरोजन मॉडिफाई द चैनल, एंड अ मॉडिफाइड चैनल चेंजेस द फ्लो, और चेंज्ड फ्लो जो है इट प्रोड्यूसेस फर्दर इरोजन और डिपोजिशन। तो एक साइकिल जैसा कंटिन्यूअस फीडबैक हमको देखने को मिलता है, ठीक है? कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम? कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, है ना? कि फ्लूवियल लैंडस्केप रिप्रेजेंट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, है ना? ये पूरी लाइन का क्या मतलब है? इसका सिंपल मीनिंग है कि रिवर लैंडस्केप फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आज जो मियांडर है वो कल माइग्रेट करेगा, आज जो फ्लड प्लेन है वो फ्यूचर में फर्दर डिपोजिशन से मॉडिफाई होगा। आज जो रिवर चैनल है वो डिस्चार्ज, सेडिमेंट लोड, टेक्टोनिक और बेस लेवल के चेंजेस के साथ रीशेप हो सकता है। देयरफॉर रिवर लैंडफॉर्म इज अ कंटिन्यूअस जियोमॉर्फिक एडजस्टमेंट, और इसी वजह से रिवर को डायनेमिक एजेंट ऑफ लैंडस्केप एवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है? ये हमारा आंसर है। दस द फ्लूवियल लैंडस्केप रिप्रेजेंट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन rather than isolated product of any single process. Changes in energy, sediments, load, gradient, base level and external controls continuously reshapes river landform. ठीक है? तो ये आपका जो है आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है? आई जस्ट, या ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट, तो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, है ना? दिस वाज़ आवर आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप। अगर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। विल कम विद मोर आंसर्स लाइक दिस।